जैसे जैसे जॉइंट यूज होगा वैसे वैसे उसकी सपोर्ट है, जो उसकी कवरिंग है वो डैमेज होगी और जॉइंट पेन स्वेलिंग रहेंगी, तो उसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा। सबको लगता है कि आर्थराइटिस जो इश्यू है सिर्फ ओल्ड एज में होता है। क्या ये यंगर एज में भी हो सकता है? क्या ये क्रोनिक है और ये क्या रीअकरेंस होता है? मतलब आफ्टर मेडिकल मैनेजमेंट समझो 3 साल 4 साल बाद क्या ये वापस होता है? जब भी आर्थराइटिस स्टार्ट होता है तो पहले एक्यूट आर्थराइटिस होता है, फिर बाद में क्रॉनिक होता है, फिर बाद में परमानेंट जॉइंट डैमेज हो जाता है। ज्यादातर जो आर्थराइटिस होते हैं जब ये आर्थराइटिस होता है कब हम ज्यादातर हमने देखा है पेशेंट को मेनली स्टिफनेस से स्टार्टिंग होती है, जैसे कि सुबह उठ के वो नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीबॉडी, दिस इज गणेश लक्ष्मण विथ यू एंड फिर हम आए आपके पास ऑन वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ये जानने के लिए कि ये घुटनों का दर्द या जॉइंट पेन क्या होता है। आई एम श्योर आप लोग सबके पास जो है कभी ना कभी आपको घुटना का पेन या हाथ का पेन या कुछ ना कुछ पेन होता होगा, लेकिन ये सब पेन क्यों होता है और ये क्या सभी आर्थराइटिस है? ये और इससे ज्यादा और जानने के लिए आज हमारे पास आए हैं सुपर स्पेशलिस्ट रूमेटोलॉजिस्ट एंड द ओनली वन इन अमृतसर एंड ऑफ द नॉर्थ पंजाब. Dr. Akansha is there with us. Thank you so much, sir. Thank you for coming here. It's wonderful to have you here. As I said अभी कि ये जो दर्द होता है of course अलग अलग टाइप का दर्द होता है, लेकिन जब ये घुटनों में या फिर जॉइंट में या कभी ऐसे पेन होता है, क्या वो आर्थराइटिस है? और अगर नहीं है तो क्या है? आर्थराइटिस होता क्या है? लोगों में ये बहुत बड़ा सवाल है कि आर्थराइटिस कब है और कैसा होता है, जरा उसके ऊपर थोड़ा। जो आर्थराइटिस है, अगर हम आम भाषा में बात करते हैं तो ये एक तरह के जॉइंट में पेन होना, दर्द, सूजन या फिर किसी भी जॉइंट में ज़्यादा स्टिफनेस रहना, हम उसको एक तरह से डेजिग्नेट करते हैं कि इसे आर्थराइटिस कहते हैं। और ये जो है आर्थराइटिस बहुत तरह के टाइप्स का आर्थराइटिस होता है जिससे रिलेटेड, जैसे कि मोस्ट कॉमन जो है, जैसे विद एज जो वियर एंड टियर वाला आर्थराइटिस है उसे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि हमारे ज़्यादातर जो वेट बियरिंग जॉइंट आते हैं जिसमें हिप और नी है उनको इन्वॉल्व करता है, ये ओल्ड एज में होता है। सेकेंड आर्थराइटिस जो सेकेंड मोस्ट है दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम गैंठिया बोलते हैं। ये हमारे जो अडल्ट एज ग्रुप में होता है और इसमें हमारे स्मॉल जॉइंट्स आते हैं। तीसरा आर्थराइटिस जो कि स्किन के साथ इन्वॉल्व होता है उसे हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। जो चौथा आर्थराइटिस है ये एक तरह से पेट की जो काफ़ी देर खराब रहना और उसके साथ जोड़ों में दर्द और सूजन होना, ऐसा आर्थराइटिस उसे आईबीडी आर्थराइटिस कहते हैं। फिर हम इसे कुछ बच्चों में भी देखते हैं जो 18 साल या 16 साल से कम है, तो उसको हम जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस कह देते हैं। इसके अलावा कई बारी जो मेटाबॉलिक कारण होते हैं जिसके कारण आर्थराइटिस आता है, जिसे में कहते हैं यूरिक एसिड से बढ़ जाता है तो उससे आर्थराइटिस हो जाता है, दैट इज गाउट आर्थराइटिस। सो बहुत तरह के आर्थराइटिस हैं। इवन इन्फेक्शन के बाद भी आर्थराइटिस हो सकता है और इन्फेक्शन के कारण भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो एक को हम कहते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस, एक को सेप्टिक आर्थराइटिस। हमें तो ये लगता था कि आर्थराइटिस बोला तो जब भी पेन है उसको आर्थराइटिस बोलते हैं, लेकिन आपने अब कुछ चीजें ऐसी बोली कि जैसे पेट में कुछ हो, एसिडिटी जो सी, उससे भी पेन हो सकता है। जुवेनाइल आर्थराइटिस जो बोल रहे हैं आप, दिस इज एक्चुअली आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस कि ये आर्थराइटिस इस टाइप का भी होता है। और डॉक्टर एक बात है कि सबको लगता है कि आर्थराइटिस जो इश्यू है सिर्फ ओल्ड एज में होता है। आपने जुवेनाइल का तो बात किया, लेकिन क्या ये यंगर एज में भी हो सकता है? यंगर एज हम इसे मतलब बोलते हैं कि जो एज ग्रुप है लेस देन 16 to 18 ईयर्स हो जाता है, और वो भी आर्थराइटिस डिफरेंट तरह के होते हैं। उसमें स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व होना या एक जॉइंट इन्वॉल्व होना, एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होना, अकेले स्पाइन की प्रॉब्लम होना या फिर सिर्फ बार बार फीवर होना, ये सब जो कैटेगरीज हैं एक तरह से जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस में आती हैं। और जब ये आर्थराइटिस होता है तो इसका लक्षण क्या है? व्हाट आर द साइंस? और कब हम डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मतलब जनरली क्या होता है कि जब भी पेन होता है हम कुछ दवाई या कुछ करते हैं, बट कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? I mean, what are the early signs of arthritis? इसमें ज़्यादातर हमने देखा है पेशेंट को मेनली स्टिफनेस से स्टार्टिंग होती है,
जैसे कि सुबह उठ के वो जल्दी अपनी बेड से उठ नहीं पाते, मॉर्निंग स्टिफनेस जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर होती है मॉर्निंग में, उनकी मॉर्निंग डेली एक्टिविटी बहुत ही हैम्पर्ड हो जाती है, उन्हें काम करने में प्रॉब्लम आती है। इवन जैसे डेली पेशेंट उठता है तो कहता है मेरी रिंग्स टाइट हो जाती हैं, इवन जो शूज़ के साइज़ हैं वो भी चेंज होने लग जाते हैं, आटा गूंदने में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर बाद में दर्दें स्टार्ट होती हैं और साथ ही साथ में स्वेलिंग हो जाती है, कभी बारी रेडनेस दिखती है उसमें, वो जो जॉइंट होता है काफ़ी गर्म होता है। तो डे टू डे एक्टिविटी भी धीरे धीरे मतलब उनकी जो है बहुत स्लो होने लग जाती है। ओके, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो लोग मतलब कोई बाम लगाते हैं या घर में किसी ने बोल दिया ये नुस्खा कर लो या फिर कुछ बोलेंगे कि ये वाला पानी पी लो, ऐसे कुछ करके, क्या वो सही तरीका है ऐसा कुछ करने के लिए, या कि दे शुड गो फॉर द इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट? आई मीन क्यों ऐसा हो? जनरली ऐसे ही होता है हर घर में, तो व्हाट इज इट दैट? एक्चुअली बेसिकली जो ये होम रेमेडीज़ हैं जैसे आप बोल रहे हैं, सेकंड आती है हमारी ये मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है कि पहले हमें पता लगे कि ये आर्थराइटिस है भी कि नहीं, दूसरा कि ये जो आर्थराइटिस है किस तरह का आर्थराइटिस है, तीसरा ये कि इसको अब ट्रीट कैसे करना है, कि पेशेंट को आगे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई थायराइड रिलेटेड इशू हो सकते हैं, या कोई किडनी या कार्डियक इशू, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उसके साथ साथ इनका एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट हम तैयार करते हैं। साथ ही साथ जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो उनकी वेलबींग के लिए हैं, ताकि जैसे कि हम उनको बोलते हैं कि एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव में भी जैसे स्विमिंग हो गई है ना, वाटर एरोबिक्स को हम जैसे प्रमोट करते हैं, दूसरा कोई योगा जिससे फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट की हो सके, या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिससे कि मसल को वो ट्रेन कर सकें, स्ट्रॉन्ग बना सकें और उनके जॉइंट जो है उनको सपोर्ट मिल सके, ये होता है। और सेकेंडली जैसे वो बाम्स वगैरह लगाते हैं फॉर द पेन, इसमें हम हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, जैसे कि अगर उनको हम कहते हैं कि अगर सूजन हो गई है तो हम आइस बोलते हैं कि आप लगा सकते हो, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो हम हीट थेरेपी, जैसे ल्यूकवार्म वाटर में हम बोलते हैं कि अपने हाथ रख लो या ल्यूकवार्म वाटर से आप जो है बाथ लें, ये एडवाइस करते हैं। डाइट के बारे में बताते हैं और बाकी जो भी एक्सरसाइज प्लान है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट करता है। ओके, एक चीज़ हमें ये जानना है डॉक्टर कि क्या ये क्रोनिक है? मतलब क्रोनिक बोला तो लोगों के हिसाब से क्रोनिक बोला तो इज इट अ लॉन्ग टर्म डिजीज कि ये सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट से थोड़े टाइम में आपका ठीक हो सकता है, और ये क्या रीअकरेंस होता है? मतलब आफ्टर मेडिकल मैनेजमेंट समझो 3 साल 4 साल बाद क्या ये वापस होता है? इसका स्टेजेस क्या है एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस? क्या स्टेज के बाद इसको हम मतलब बोलेंगे कि हाँ नहीं अभी नहीं कुछ कर सकते हैं? क्या ऐसा भी स्टेज होता है? तो जब भी आर्थराइटिस स्टार्ट होता है तो पहले एक्यूट आर्थराइटिस होता है, फिर बाद में क्रॉनिक होता है, फिर बाद में परमानेंट जॉइंट डैमेज हो जाता है। सो जब भी हमारे मेनली हम यही बोलते हैं कि जब भी आपको अर्ली सिम्टम्स आने शुरू हो जाए तो हमें जल्दी से जल्दी कंसल्ट करें, ताकि हम आने वाले टाइम में उनकी जो है क्रॉनिसिटी में जो उसका जॉइंट डैमेज होने वाला है या उनमें प्रॉब्लम आएगी परमानेंट, ताकि उन्हें बाद में सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाना पड़े, उससे हम उनको बचा सकते हैं। तो मेजर रोल हमारा इसमें होता है। ज़्यादातर जो आर्थराइटिस होते हैं वो क्रॉनिक होते हैं, मीन्स लंबे समय में चलने वाले। इसका कारण इसलिए है क्योंकि पहला तो मैंने जो आर्थराइटिस बताया वियर टीयर वाला आर्थराइटिस है, जैसे जैसे जॉइंट यूज़ होगा, रेपिटेटिवली यूज़ होगा, वैसे वैसे उसका जो उसकी सपोर्ट है, जो उसकी कवरिंग है वो डैमेज होगी और जॉइंट पेन स्वेलिंग रहेंगी, तो उसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा। सेकेंड आता है कि ऑटोइम्यून बीमारियों के कारण जो आर्थराइटिस होता है, वो ऑटोइम्यून बीमारी, वो इम्यून सिस्टम हमारे अंदर है, तो हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो हमें उन्हें लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए बोलना पड़ता है। और कुछ ऐसे आर्थराइटिस हैं जो कि इन्फेक्शन के बाद हो जाते हैं, तो वो कई हद तक जो है कि वंस अ टाइम आए हैं तो मतलब नहीं दोबारा हो सकते, लेकिन इसमें भी रिकरेंस के चांसेस होते हैं, तो हम पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप के लिए बोलते हैं कि अगर उनको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो हमसे कंसल्ट करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हर बार कभी मेडिकल मैनेजमेंट या कुछ हम करते हैं, डाइट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ डाइट, किस तरह का डाइट हम लें तो ये आर्थराइटिस अवॉइड कर सकते हैं एक तो, और अगर आर्थराइटिस हो गया है तो किस तरह का हम डाइट फॉलो करना चाहिए? कहीं ना कहीं जब आर्थराइटिस स्टार्ट होता है उसी के इनिशिएशन में हमारी गट का बहुत रोल होता है। जैसे ही हमारे गट के जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं बॉडी में कम होते हैं तो आर्थराइटिस का जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम ज़्यादा फर्मेंटेड फूड को हम प्रेफर करते हैं, प्रोबायोटिक्स के लिए बोलते हैं।
और प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड और सॉल्टी फूड को मना करते हैं। अब आर्थराइटिस हो गया है, सबसे पहले वेट रिडक्शन के लिए हम बोलते हैं और उसमें हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के बारे में बात करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट भी इस तरह होता है कि उसमें हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होगी, पालक हो गया, हरी सब्जियां जो हो गई, सैलड्स हो गए उसमें, और इसके अलावा अच्छे जो फैट्स हैं जैसे नट्स हो गए, और कोई भी रिफाइंड आइटम ना यूज़ करें, कोई मैदा ना यूज़ करें, और इसके अलावा जो ज़्यादा मीठा है या नमकीन है उसको भी बंद करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो हमारे गट हेल्थ को ख़राब करते हैं, इसके लिए भी मना करते हैं। वेरी नाइस। आई वांट टू आस्क कि आपकी तरफ से क्या टिप्स होगा फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू अवॉइड आर्थराइटिस एंड और वो मतलब जैसे वॉकिंग करे या जो भी करे, ऐसे कुछ टिप्स आपकी तरफ से जो एक हेल्दी इंसान के लिए? सबसे पहले अगर तो ये सिम्टम्स हैं तो अर्ली से अर्ली उनको मेडिकल एडवाइस सीख करना चाहिए। दूसरा है कि अगर जैसे कि बहुत सारी अभी हम देखते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम ज़्यादातर बैठे ही हैं, ज़्यादा इतना हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो हमें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेनी चाहिए। उसमें जैसे आप वॉकिंग कर सकते हैं, और मॉर्निंग में जैसे आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, योगा हो गई, स्विमिंग हो गई, इवन साइकिलिंग भी बहुत अच्छी होती है जॉइंट्स के लिए, इसके लिए बोलते हैं। सेकेंडली हम वेट रिडक्शन के लिए कहते हैं। कुछ हैबिट्स लाइक स्मोकिंग के लिए और जो अल्कोहल है उसको हम डिस्करेज करते हैं। इसके अलावा एक्टिव रहना है, एक्सरसाइजेज प्रॉपर लेनी है, मेडिकेशन प्रॉपर लेनी है, फॉलो अप करना है, ये सब इसमें बहुत ज़रूरी है। डाइट मेजर रोल प्ले करती है, उसमें हम प्रोबायोटिक्स के लिए और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो कि मैंने आपको पहले बताई है उसको फॉलो करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू डॉक्टर आकांक्षा। एंड मैं यही बोलूँगा कि अगर इस दिवाली आपको भी चल के उठकर आपको भी दिवाली के साथ फटाके फोड़ना है और लोगों के साथ एंजॉय करना है और पेन फ्री रहना है, तो याद रखिए, डू कंसल्ट विद डॉक्टर आकांक्षा जो हमारे अमनदीप हॉस्पिटल में है। एंड ऑन वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यही मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग आर्थराइटिस फ्री रहे, जॉइंट पेन फ्री रहे, एंड लुक फॉरवर्ड टू हैव गिविंग यू मोर टिप्स एंड solving all your health problems. Thank you so much, Dr. Akansha, for giving all those wonderful tips and being with us. Thank you so much. Thank you.